हेलो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। आज का मोटिवेशनल थॉट्स है कि हौसला ना छोड़ कर सामना जहां का। हौसला ना छोड़ कर सामना जहां का, बदल रहा है देख रंग आसमां का। ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है। ये शिकस्त का नहीं ये फतेह का रंग है। ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है। आइए बढ़ते हैं आगे। 9 अप्रैल की जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उन बिंदुओं को समझते हैं। पहला है, जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम ने कोरिया टीम को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। 8 अप्रैल मंगल पांडे की पुण्यतिथि है, इसके बारे में समझेंगे। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट कितना रखे हैं, कितना परसेंट है, इसको समझेंगे। अगला है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 7 वर्ष पूरे। योजना के तहत अब तक 18,60,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। अमेरिका में केंडजी ब्राउन जैक्सन की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को स्वीकृति। इस पद पर वह पहली अश्वेत महिला होंगी। कौन है? केंडजी ब्राउन जैक्सन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेट रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। सैन्य आयुध कोर का आज 247वां स्थापना दिवस। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के पक्ष में मतदान किया गया है। और श्रीनगर की डल झील में फ्लोटिंग एयर थिएटर खोला जाएगा। भारत का कृषि निर्यात 50 अरब अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आइए एक एक करके अपने प्रश्नों को समझते हैं। यह भारतीय हॉकी टीम, महिला हॉकी टीम है। आइए समझते हैं इसके बारे में। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, भारतीय महिला टीम का विजय अभियान जारी है। कोरिया पर बड़ी जीत के साथ जो भारतीय हॉकी टीम है सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। भारतीय महिला हॉकी टीम, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने शुक्रवार को जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। भारत ने साउथ अफ्रीका के पोर्टचेम स्ट्रूम में खेले जा रहे जूनियर वर्ल्ड कप में क्या किया है कि कोरियाई जो टीम है उसको हराकर अपनी सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली है। वुमेन हॉकी वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में साउथ कोरिया को मात दी है भारत ने। भारत के लिए मुमताज़ खान, लाल रिंडी और संगीता कुमारी ने टीम के लिए गोल किए। वहीं साउथ कोरिया एक भी गोल नहीं कर पाया। यह दूसरा मौका है जब भारतीय टीम जूनियर महिला वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भारत पूल डी में 3 मैचों में 3 जीत से अधिकतम 9 अंक जुटाकर शीर्ष पर रहा। भारत ने वेल्स को 5-1 से हराया, जर्मनी को 2-1 से और मलेशिया को 7 तारीख को हराया था 4-1 से। टीम ने इस दौरान 11 गोल किए जबकि उसके खिलाफ सिर्फ 2 गोल हुए। दूसरी तरफ कोरिया की टीम ग्रुप सी में सिर्फ 3 अंक के साथ बेहतर गोल अंतर के कारण दूसरे स्थान पर रही। आइए समझते हैं कि भारत ने क्या इस मैच में मेडल कुछ जीते हैं नहीं। दिन के अन्य क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड का सामना दक्षिण अफ्रीका से होगा, जबकि इंग्लैंड की जो टीम है अमेरिका से भिड़ेगी। अर्जेंटीना की जर्मनी का सामना करना है। जूनियर महिला विश्व कप का आयोजन पिछले साल दिसंबर में होना था, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में क्या कोविड-19 के कारण ओमिक्रॉन के प्रारूप के खतरे के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अब ये हो रही है 2022 में। जूनियर विश्व कप में 4 बार हिस्सा लेने वाले भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 2013 में रहा, जब टीम ने ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीता। भारत पिछले टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। इस बार क्या है, सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। 2013 में इंडिया ने क्या किया कि ब्रॉन्ज मेडल जीता था, याद रखिएगा, जूनियर हॉकी वुमेन्स वर्ल्ड कप में। आइए मंगल पांडे के बारे में समझते हैं। मंगल पांडे पुण्यतिथि, आज़ादी की लड़ाई की पहली चिंगारी का नाम मंगल पांडे। मंगल पांडे अंग्रेजों के क्रूर अत्याचार का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 1856 में भारत माता के वीर सपूत मंगल पांडे ने गोरों की हुकूमत को हिलाकर रख दिया था। आइए इसके बारे में पूरी डिटेल समझते हैं। देश के लिए अपने प्राणों को बलिदान देने वाले वीर शहीद मंगल पांडे की आज 8 अप्रैल को पुण्यतिथि है। मंगल पांडे कोलकाता के पास बैरकपुर की जो छावनी थी, उस छावनी की 34वीं बंगाल नेटिव
इन्फेंट्री की पैदल सेना के सिपाही नंबर 1446 थे। उनकी भड़काई क्रांति की आग से ईस्ट इंडिया कंपनी हिल गई थी। आइए समझते हैं उनकी इस क्रांति के बारे में। सिपाहियों का मानना था यह धार्मिक भावना होती थी। सिपाहियों का क्या मानना था कि जो उनके वो बारूद दी जा रही थी, जो बंदूक में डालने वाली जो गोली दी जा रही थी, उसको क्या मुंह से उनको छीलना पड़ता था। उस ये अफवाह फैली थी कि जो गोली है उसमें सुअर और गाय की चर्बी का यूज़ किया जा रहा है। तो आइए समझते हैं इसको। सिपाहियों का मानना था धार्मिक भावनाएं होती हैं आहत। अंग्रेजों के खिलाफ कलकत्ता से 16 मील दूर बैरकपुर छावनी अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की गवाह बनी। गोरी हुकूमत के खिलाफ अगर आज़ादी की लड़ाई की पहली चिंगारी असल में मंगल पांडे ने भड़काई थी। 1856 से पहले भारतीय सिपाही क्या ब्राउन बीज नाम की एक बंदूक का इस्तेमाल करते थे। 1856 से पहले क्या होता था, जो भारतीय सिपाही थे वो ब्राउन बीज नाम की एक बंदूक थी उसका इस्तेमाल करते थे। परंतु 1856 में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के लिए नई बंदूक लाई गई। इस बंदूक को लोड करने से पहले क्या होता था, कारतूस को दांत से काटना पड़ता था। इन राइफलों में इस्तेमाल किए जाने वाले कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। सिपाहियों का मानना था कि इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होती थी। मंगल पांडे ने इसका विरोध किया और विद्रोह कर दिया। आइए समझते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ असंतोष भड़क उठा। मंगल पांडे ने बैरकपुर में, कोलकाता से 16 मील दूर है, बैरकपुर में 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अफसरों पर हमला कर घायल कर दिया। उन्हें बैरकपुर में 29 मार्च की शाम अंग्रेज अफसरों पर गोली चलाने और तलवार से हमला करने के साथ ही उनके साथी सैनिकों को भड़काने के आरोप में मौत की सज़ा सुनाई गई। उस समय बैरकपुर छावनी में फांसी की सज़ा देने के लिए जल्लाद रखे जाते थे, लेकिन उन जल्लादों ने मंगल पांडे को फांसी देने से मना कर दिया था। तब अंग्रेज़ों ने क्या किया, बाहर से जल्लाद बुलाया। यह समाचार मिलते ही कई छावनियों में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ असंतोष भड़क उठा। इसी वजह से आनन फानन में करीब चुपचाप मंगल पांडे को 8 अप्रैल की सुबह तड़के ही क्या फांसी दे दी गई थी। आइए अगला है आरबीआई के बारे में समझते हैं कि आरबीआई ने रिपो रेट और रिवर्स रिपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। आइए समझते हैं इसको। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी प्रमुख ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 4% और रिवर्स रिपो रेट क्या है 3.35 3.35 क्या है रिवर्स रिपो रेट रखी है। वित्त वर्ष 2022-23 में पहली द्विमासिक मौद्रिक नीति क्या है, हर 2 माह में इसकी समीक्षा की जाती है। एक वर्ष में ये 6 बार जारी होती है, द्विमासिक होती है, ठीक है। हर 2 माह में इसकी क्या समीक्षा होती है। द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा बैठक के बाद मुंबई में पत्रकारों से बातचीत में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास, ये 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। हम अपने जो प्रश्नों की चर्चाएं करते जा रहे हैं, उन चर्चाओं में इम्पॉर्टेंट जो भी अलग से चीज़ होगा उसके बारे में बताता भी जा रहा हूँ आपको। आप नोट भी करते रहिएगा इस चीज़ को कि शक्तिकांत दास किस नंबर के गवर्नर हैं आरबीआई के, 25वें नंबर के गवर्नर हैं। इन्होंने घोषणा की है कि समिति ने सर्वसम्मति से उदार रुख अपनाए रखने का फैसला लिया है। पिछली 10 बैठकों में समिति का यही फैसला बरकरार रहा है। 22 मई 2020 में कोविड महामारी के बाद राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनजर रिपो रेट में कटौती की गई। तब से लेकर अब तक रिपो रेट के दर में क्या है निचले स्तर पर बनी हुई है, इसमें परिवर्तन नहीं किया गया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा है कि नकदी समायोजन सुविधा यानी एलएएफ का विस्तार करते हुए इसे महामारी से पहले के 50 आधार अंक तक लाने का फैसला लिया गया है। सीमांत स्थायी सुविधा यानी मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 4 जो मार्जिनल स्टैंडिंग जो फैसिलिटी है 4.25%। जो मार्जिनल स्टैंडिंग आपकी फैसिलिटी है, सीमांत स्थायी जो सुविधा है, उसको क्या कि 4.25% पर इसको बनाए रखा गया है। 3 दिन तक चली मौद्रिक नीति समिति में बैठकों में यह निर्णय लिया गया है ठीक कि जो मार्जिनल स्टैंडिंग जो फैसिलिटी है उसको 4.25% पर बनाए रखा जाए। शक्तिकांत दास ने कहा है कि कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार हो जाने से वित्त वर्ष 2023 में वास्तविक सकल जो घरेलू उत्पाद है, अपना जो जीडीपी है की दर 7.3% रहने का अनुमान है। जीडीपी कितना है कि इन्होंने कहा है कि $100 प्रति बैरल के पार चले जाने से कच्चे तेल की कीमत 2023 में जो जीडीपी है वो कितनी रखी है अनुमान 7.3%। पहले जीडीपी 7.8% रहने का अनुमान व्यक्त किया था। उन्होंने कहा कि भू राजनीतिक तनाव बढ़ने की वजह से, मतलब यूक्रेन हो गया, रूस के मध्य जो
तनाव बढ़ने की वजह से, युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाने की वजह से भारत की आर्थिक वृद्धि पर भी इसका असर पड़ा है, वैश्विक स्तर पर इसका असर पड़ा है। आज उसके बारे में भी समझेंगे। रिजर्व बैंक ने मुद्रास्फीति के अपने पहले के अनुमान 4.5% में बदलाव करते हुए मुद्रास्फीति की दर 5.7% 5.7% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। क्या? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में समझते हैं कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 7 वर्ष पूरे हो चुके हैं। योजना के तहत अब तक 18,60,000 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत स्वीकृत किए गए कुल ऋण में से 51% से अधिक ऋण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा जो वर्ग है उनके लोगों को दिया गया है। मुद्रा योजना के आज 7 वर्ष पूरे हो जाने पर श्रीमती सीतारमण ने कहा कि सामाजिक न्याय की यह व्यवस्था, मतलब क्या है, समाज के जो भी लोग हैं सभी तबकों को क्या सामाजिक न्याय उपलब्ध कराया जाएगा। ये कैसा होगा कि आर्थिक स्तर पर होगा, राजनीतिक स्तर में समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जाएगा। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबका साथ सबका विकास की सच्ची भावना के साथ चलाई जा रही योजना है। उन्होंने कहा कि इस योजना ने विशेष रूप से छोटे व्यवसायों के लिए एक अनुकूल माहौल पैदा किया है, जमीनी स्तर पर बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद की है। श्री मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को मुद्रा योजना स्टार्ट हुई। 8 अप्रैल 2022 को इस योजना के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। को गैर कारपोरेट, गैर कृषि, लघु या सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक ऋण प्रदान करने के लिए योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत अब तक 18,60,000 करोड़ रुपए के 34 करोड़ 42 लाख से अधिक ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। महिला उद्यमियों को स्वीकृत लगभग 68% ऋण और नए उद्यमियों को 22% ऋण दिए गए हैं, जिन्होंने योजना की शुरुआत के बाद से कोई ऋण नहीं लिया था। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भागवत कराड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शुरू करने के पीछे प्रेरणा शक्ति सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बिना किसी परेशानी, एमएसएमई है उसको बिना किसी परेशानी और बाधा के क्या करना है, संस्थागत ऋण प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि योजना नीति आयोग द्वारा चिन्हित महत्वाकांक्षी जिलों के लाभार्थियों की बढ़ती संख्या को ऋण देने में सक्षम रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका के बारे में महत्वपूर्ण न्यूज़ है। अमेरिका में केंटजी ब्राउन जैक्सन की सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस पद पर वह पहली अश्वेत महिला होंगी। ये देख कितनी खुशी है भाई साहब, कितनी खुशी, इतनी खुशी। अमेरिकी सीनेट ने कल केंटजी ब्राउन जैक्सन को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की स्वीकृति दे दी है। सीनेट ने जैक्सन के लिए 47 के मुकाबले 53 वोट पड़े। वे उच्चतम न्यायालय में, मतलब क्या, आपको 47 मत चाहिए थे किसके लिए, आप उस पद के लिए 47 वोट आपको चाहिए थे बहुमत के लिए, परंतु उनको 53 वोट पड़े। वे उच्चतम न्यायालय में पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश होंगी। डेमोक्रेट और निर्दलीय के अलावा 3 रिपब्लिकन सांसद ने भी जैक्सन का समर्थन किया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने जैक्सन की नियुक्ति को अमेरिका के लिए ऐतिहासिक बताया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। आइए समझते हैं आगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन किसके द्वारा, नीति आयोग के द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसको मार्च 2023 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है। आइए इसको समझते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल नवाचार मिशन को मार्च 2023 तक जारी रखने को मंजूरी दी। यह मिशन देश में नवाचार, संस्कृति और उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल बनाने के लिए अपेक्षित लक्ष्य के लिए काम करेगा। मिशन के इन लक्ष्यों में शामिल है 10,000 अटल टिंकरिंग लैब। नीति आयोग के अंतर्गत आता है। ये आईएएस में पूछा गया सवाल है कि अटल टिंकरिंग लैब को किस संस्था के द्वारा स्टार्ट किया गया है। नीति आयोग के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। 100 अटल इंक्यूबेशन केंद्र, 50 अटल सामुदायिक नवाचार केंद्रों की स्थापना करना और अटल नया भारत चुनौतियों के माध्यम से 200 स्टार्टअप की सहायता करना। स्थापना और लाभार्थियों की सहायता की प्रक्रिया पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अटल नवाचार मिशन का उद्देश्य क्या है? अटल है नवाचार मिशन है, मतलब इनोवेशन को बढ़ावा देना है। देश में नवाचार और उद्यमशीलता के अनुकूल माहौल को बनाना है, इन्हें बढ़ावा देना है। ऐसे स्कूलों, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थाओं, सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्योगों पर और औद्योगिक स्तर पर क्या करना है, उपायों के माध्यम से इसको इनोवेशन जो है, अनुसंधान है, उसको बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, आइए अगला जो महत्वपूर्ण जो थॉट्स है उसको समझते हैं कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना,
मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। चांदीपुर कहाँ है? उड़ीसा में। डीआरडीओ द्वारा डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 में। डीआरडीओ ने आज 8 अप्रैल को उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण केंद्र चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR बूस्टर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान क्या हुआ? जटिल मिसाइल प्रणाली में शामिल सभी महत्वपूर्ण घटकों ने सफलतापूर्वक और विश्वसनीय प्रदर्शन किया और मिशन के सभी उद्देश्यों को पूरा किया है। कौन सा मिशन है? कि डीआरडीओ के जो चांदीपुर में सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट SFDR बूस्टर जो मिशन है, इसका मतलब सफलतापूर्वक क्या परीक्षण किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि SFDR आधारित संचालक मिसाइल को लंबी दूरी से ध्वनि की गति से हवाई खतरों को बीच में ही रोकने में सक्षम बनाता है। SFDR को हैदराबाद की रक्षा अनुसंधान विकास प्रयोगशाला ने डीआरडीओ प्रयोगशाला हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र और पुणे की उच्च ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला के सहयोग से इसको विकसित किया गया है। SFDR को हैदराबाद की क्या जो डीआरडीओ की शाखा है उसको और हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र और पुणे की क्या उच्च जो ऊर्जा सामग्री अनुसंधान प्रयोगशाला है उसके सहयोग से इसको विकसित किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने SFDR के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ को क्या बधाई दी है। अब आइए समझते हैं सैन्य आयुध कोर के बारे में। सैन्य आयुध कोर का आज 247वां स्थापना दिवस मनाया गया। सैन्य आयुध कोर क्या है उसको समझें। सैन्य आयुध कोर आज अपना 247वां स्थापना दिवस मना रहा है। वो वर्ष 1775 में 8 अप्रैल को आयुध बोर्ड की स्थापना के साथ यह अस्तित्व में आया था। कब? 1775 8 अप्रैल 1775 को आयुध बोर्ड के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। इस कोर का दायित्व सेना के लिए विशाल और जटिल आयुध भंडार के प्रबंधन, साजो सामान की आपूर्ति का है। आयुध सेवा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल RKS कुशवाहा ने आकाशवाणी के लिए विशेष संदेश में कहा कि आयुध कोर ने हाल में आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। कोर की महत्वपूर्ण उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि आयुध कोर ने उत्तरी सीमा पर अपनी सक्षमता प्रमाणित की है। आयुध कोर के महानिदेशक ने विस्फोटक मुक्त बंदरगाह परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि सैन्य आयुध कोर नागरिक प्रशासन की मदद के लिए भी हमेशा तत्पर रहा है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में समझते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस को मानवाधिकार परिषद से निलंबित करने के पक्ष में मतदान किया गया है। रूस के लिए एक बुरी खबर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में रूस को संयुक्त राष्ट्र महासभा मानवाधिकार परिषद UNHRC से निलंबित किए जाने के पक्ष में मतदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी दूत लिंडा टॉमस ग्रीनफील्ड ने मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस को मानवाधिकार परिषद से बाहर किए जाने की मांग उठाई थी। किस लिए किया जा रहा है? क्योंकि रूस के द्वारा यूक्रेन में लगातार जो आक्रामक रवैया है उसको अपनाया जा रहा है। इसके कारण क्या अमेरिका के जो दूत हैं लिंडा टॉमस ग्रीनफील्ड ने संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद में रूस को इस मानव परिषद से बाहर किए जाने की मांग उठाई थी। 193 देशों में से 93 ने रूस को परिषद से बाहर किए जाने के पक्ष में वोट दिया, जबकि 24 ने विरोध में वोट किया। अब भारत सहित जो 58 जो देश हैं वो तटस्थ रहे, मतलब न इधर गए न उधर गए, कहीं भी वोट नहीं किए, वो तटस्थ रहे। न्यूक्लियस मतलब एकदम शांत अवस्था में कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं। ठीक है, यूक्रेन में रूस की सैन्य कार्रवाई और रूसी सैनिकों द्वारा मानवाधिकार उल्लंघन की घटनाओं के बाद महासभा की आपात बैठक हुई। यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस के हटने के बाद उसके बाहरी इलाके बूचा में सैकड़ों शवों और सामूहिक जो कब्रें मिली थीं इसके कारण, क्योंकि रूस के द्वारा जो यूक्रेन का इलाका है बूचा में क्या सड़कों पर सैकड़ों की संख्या में शव, जले हुए शव मिले जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे, और जो सामूहिक जो कब्रें मिली हैं उसके कारण क्या है कि संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद से रूस को बाहर किए जाने के लिए उसके पक्ष में मतदान किया गया है। बड़ी ही निंदनीय घटना थी ये। श्रीनगर की डल झील में फ्लोटिंग एयर थिएटर खोला गया। फ्लोटिंग एयर थिएटर खोला गया श्रीनगर की डल झील में। आइए समझते हैं इसको। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य, बर्फ से ढके पहाड़ों, भरपूर वन्य जीवन और स्थानीय हस्तशिल्पों के लिए विश्व प्रसिद्ध है।
पर्यटन को क्या बढ़ावा देने के उद्देश्य से दुनिया भर में कश्मीर की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसके प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। इसके लिए उन्होंने क्या किया है कि जो डल झील है उस डल झील के बीचों बीच एयर थिएटर खोला है, ओपन एयर थिएटर है, खोला गया है डल झील में, याद रखिएगा इसको, इम्पॉर्टेंट है। फ्लोटिंग एयर थिएटर अपनी तरह का पहला थिएटर है जो अधिक से अधिक पर्यटकों को कश्मीर घाटी की यात्रा के लिए आकर्षित करेगा। कौन? फ्लोटिंग एयर थिएटर। आइए, इम्पॉर्टेंट है भारत के लिए कृषि की दृष्टि से। भारत का जो कृषि निर्यात है 50 अरब अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आइए इसको समझते हैं। भारत का कृषि निर्यात वर्ष 2021-22 में 50 अरब अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है, जो 2020-21 में करीब 41 अरब अमेरिकी डॉलर की तुलना में अधिक है। वाणिज्यिक और उद्योग मंत्रालय के अनुसार कृषि निर्यात का यह अब तक का उच्चतम स्तर है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कोविड के कारण मुख्य खाद्यान्नों की मांग में वृद्धि हुई है। इससे कृषि निर्यात बढ़ाने के अवसर में भी वृद्धि हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के मौजूदा संकट के दौरान गेहूं और अन्य खाद्यान्नों की आपूर्ति के लिए दुनिया के देशों की निगाहें भारत पर टिकी हुई है। ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी हमने चर्चाएं की। कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज यहीं तक।